Why not a country like India should start working on making its own climate economy? ASC, you may think, or audience may think, that there might be some calculation, there might be some formula or some algorithm, but unfortunately there is nothing. It is just a bunch of people sitting on your head. If I appoint 4 think tanks to do an ESG compliance activity or the assessment of same company, 4 of them will give you 4 different reports. Because there is no formula. So India would come up and tell the world that this is the algorithm, this is the way. Look at their per capita emission of carbon. Look at the amount of dumping which they are doing into seas. Look at the damage which they have done to the globe, or I can say Earth as a planet. As a country, we are not building or we are not hurting the climate that much. So your surrounding is nature. And nature is something which India has been worshipping for more than 12,000 of years. So, sir, are you suggesting that we need to restore our cultural values to find solutions? Suggestion is to light word for this. Kashmir used to be the place where all this medicine, yoga, naturopathy, all that used to grow. And Nalanda and Gurukul, these were since Patliputra, so it was more of the Sanya and the Samarik, the strategic position, and their research was kept there. So both of these were destroyed. If you have to rule a country where you have to rule it by the soul, and they are higher in value, so it is always an inferiority creating in the rule. अगर भारतीय गुरुकुल की जो व्यवस्था है, उससे अगर उनकी जनरेशन को दूर नहीं करें, तो it is very difficult for us to rule on them. ये 1947 के बाद कंटिन्यू क्यों? हमने रीस्टोर करना इमीडिएटली क्यों शुरू नहीं किया? तो अब तो आपके ऊपर और नए नए नैरेटिव्स आ रहे हैं, ईएसजी के नैरेटिव्स आ रहे हैं, एल्गोरिथम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, और आपके सर के ऊपर एक कमेटी आके बैठना चाहती है। 600 बीसी के आसपास में वैदिक काल में पर्यावरण सुरक्षा का पहला ईएसजी लॉ लिखा गया। 12,500 साल की संस्कृति है, लेकिन कौटिल्य काल में अर्थशास्त्र में ही क्यों लिखा गया? उससे पहले क्यों नहीं लिखा गया? इस बिकॉज हमारे पास गुरुकुल की व्यवस्था थी, और गुरुकुल की व्यवस्था में एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पूरा का पूरा ज्ञान, पूरे के पूरे वेदों का ज्ञान बोलकर श्रुति के हिसाब से देता। तो दैट वैल्यू प्रोपोजिशन वाज अपोजिंग मैकेले कि जब तक ये गुरुकुल की व्यवस्था नहीं हटाओगे, इनके ऊपर राज कैसे करोगे? क्योंकि हमारे इतिहासकार हमें असली और सही इतिहास न कभी पढ़ाया गया, न कभी बताया गया। इस वैल्यू सिस्टम के लिए समाज अपने पास जो वैसे लोग थे, विद्वान लोग थे, आचार्य थे, या गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, ऋषि मुनि थे, उनको वैल्यू करते थे। ये ट्रांजेक्शन ऑफ एजुकेशन आज के समय से आप कंपेयर करेंगे तो दैट इज एन कमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑफ एजुकेशन बन गया। एजुकेशन का सिस्टम जो आज सर्विस का सिस्टम बन गया, वो होगा तो आपको लगेगा कि आप बच्चों की फीस भर रहे हैं और आप सर्विस खरीद रहे हैं। अब वो अच्छी सर्विस खरीद रहे हैं, 5 स्टार खरीद रहे हैं, 3 स्टार खरीद रहे हैं, 4 स्टार। दिस इज द हाईएस्ट डिटोरिएशन ऑफ द वैल्यू व्हिच विल हैपन। अगर आप केदारनाथ जाते हैं या जो ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर उत्तराखंड में पड़ते जाते हैं, वो कई हजारों साल पुराने हैं। मतलब वहाँ एग्जिस्टेंस लोगों का था, लेकिन सड़कें पतली थी। इसका मतलब कई सारे लोग शहरों की तरफ काम करने उस वक्त आते थे। तो जो जनरेशन थी वो माइग्रेशन को समझती थी, वो ह्यूमन सेटलमेंट को समझती थी, और उसके हिसाब से नेचर को कितना डिस्टर्ब करना है ये इंटेलिजेंस डेवलप कर चुकी थी। तुम तो सिर्फ स्नान की प्रक्रिया थी। स्नान की प्रक्रिया से पहले जो होस्ट किंग होता था, जिसने उस वर्ष का, उस पोजीशन का, उस लोकेशन का कुंभ होस्ट करना होता था, वो एक वैचारिक महाकुंभ का आयोजन करता था। उस वैचारिक महाकुंभ के आयोजन में जितने ऋषि मुनि, रिसर्चर, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, वो सब आते थे। कि कुंभ में इतने सारे लोग जाकर के वो अमृत ढूंढ रहे हैं, जो अमृत इतने साल पहले गिरा था। इंडिया हर ग्लोबल इंडेक्स पर इतना लो कैसे रैंक कर रहा है? अब अगर वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो तो इंडिया स्टैंड्स एट 126, जो कि पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया और कई ऐसे देशों से काफी नीचे है। इज दिस द रियलिटी ऑफ इंडिया, और इज देयर अ वेस्टेड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस? ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे मिस्टर अभिजीत सिन्हा से, who is a technocrat who's simplifying business practices and processes using technology. He's also the National Program Director of Ease of Doing Business, and he's also leading multiple government pilot projects on electric highways and the healthcare sector. Thank you so much, sir, for taking out time and speaking to me today. Thank you. सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी मैंने इंडेक्सेस की बात की, ये तो ग्लोबल इंडेक्सेस हो गए। अब अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके भरोसे ये दुनिया इमेजिन कर रही थी कि हमें क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट वो भी एक ग्लोबल डिसअपॉइंटमेंट बन गया है। अब कौन सा दरवाजा सारे देश जाके खटखटाएंगे टू फाइंड अ सॉल्यूशन? देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 26, 27 and 28, if the name has changed from then to now, it should be now known as not conference but the conspiracy of powerfuls. In 1947, you must have thought, or people must have seen it, that the colonization is over. But the war of narrative is still late. So India still is being seen as a market. And how do you govern that market? Advocacy and conversation will not be able to compensate the compensation that a high emission country was supposed to give to low emission country. But here, that compensation is not coming.
26, 27, and COP 28, 29. No one is interested to talk about, and it turned out to be a global disappointment. What is coming out is what you want to know, and this is what audience should be knowing. In COP, majority of information, majority of technologies, product, which is being invented by West, which is being invented by these people who have consistently been working to, if not rule by the army to these countries, to Asia and India, then rule by the narrative, by getting majority of their purchasing power in the market. So they only look at India and these countries who are participating in COP conferences to come here with their sustainability chiefs, all those large companies and listed companies of India. Their chief sustainability officer will be traveling there. Their policy makers will be traveling there. Their think tanks will be traveling there, and all of them, they will be conditioned, or I can say exposed to an exhibition. This exhibition is the exhibition of their products, their Okay. technologies, their solutions. So they're only one component, one question of admission about the wrong thing that has happened with the climate till date is, okay, we are the high emission countries, but we want to help you, and we do not want you to repeat same mistakes which you might do, and you again become a high emission country like us. So let's use these products, let's use these services and technology. Why not country like India should start working on making its own climate economy, green economy? My immediate mentor Amitabh Kant sir has been clearly saying it's only a place of meeting. Our finance minister has spoken that the 100 billion which India was supposed to be getting, it's never came. If you talk about ESG, you may think, or people, audience may think, that there might be some calculation, there might be some formula or some algorithm, but unfortunately there is nothing. It is just a bunch of people sitting on your head and actually telling you what to do in a procurement, what to do in a buying, and what solutions you should take, and to get an exposure to all this solution which is coming up to save you, whether it is a plastic or water treatment or solar or generation or hydrogen or electric mobility. All these solutions are together bunched and kept in front of you as an exhibition in the COP. So if we are not developing an algorithm, which is a formula, you can say, if I ask you to calculate GST of a company, or somebody else calculates GST of a company, it will be same, because there is a formula. Correct. If I appoint 4 think tanks to do an ESG compliance activity or the assessment of same company, 4 of them will give you 4 different reports, because there is no formula, because there is no algorithm. So if India would come up and tell the world that this is the algorithm, this is the way or the formula or the quotients which are the indicators which you should take care when you are making your sustainability activity or your strategy, I think that is the way after COP world is looking at India, and G20 is a live example of this. आई थिंक आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया, कॉन्स्पिरेसी ऑफ द पावरफुल, एंड आई अग्री COP29 हैज बीन अ ग्लोबल डिसअपॉइंटमेंट एज व्हाट आई सेड अर्लियर, बट डू यू थिंक इंडिया जो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट नीड्स पूरे नहीं हो रहे, अब अगर हम स्वच्छता की बात करें या क्लेanलीनेस की बात करें तो वी हैव अ वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम कॉल्ड स्वच्छ भारत मिशन, बट इवन देन इंडिया इज नॉट अ क्लीन कंट्री. तो क्या हम एक ऐसे वक्त पर, जब हम बोल रहे हैं हमें अपने ESG स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, अपने रेटिंग्स और अपने इंडेक्सेस बनाने चाहिए जो हमारे क्लाइमेट और हमारे इकोनॉमी और कल्चर के साथ अलाइंड हो, ये वो भी वक्त है जब इंडिया की रियलिटी ये है दैट वी आर अ डर्टी कंट्री, और एटलीस्ट दैट्स हाउ द वर्ल्ड व्यूज अस. If you will speak to someone who is a video blogger, travel blogger, or somebody who has only seen these countries from outside, they may agree with you. जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके आपको cities बहुत clean लगते हैं, या उनके roads बहुत अच्छे हैं, infrastructure बहुत अच्छी है, उनका drainage system बहुत अच्छा है, उनका garbage collection बहुत अच्छा है. These all are on the facade. Okay. Look at their per capita emission of carbon. Look at the amount of dumping which they are doing into seas. Look at the damage which they have done to the globe, or I can say Earth as a planet. As a country, we are not building, or we are not hurting the climate that much. The way you live in your house, it is also to a certain extent is going to reflect how you are going to do at your workplace, businesses. So अगर आप किसी ऐसे आदमी को मिलेंगे या किसी ऐसे शॉपकीपर से मिलेंगे, ये मेजॉरिटी ऑफ जो इश्यूज हैं वो आउट ऑफ हाउस है. So anybody who is cleaning their house, they just throw it outside, then it becomes a kachra. So the concept is you are not considering your
ambience and your surrounding is your house. And this concept is removed because you have been drawn away from the culture. Okay. The owner of the shop, if they are culturally driven and they understand that this is not only my workplace, this is my business, this is my कारोबार, वहाँ नारियल भी फोड़ा जाता है, वहाँ धूप भी दिखाई जाती है, फिर दुकान को बंद किया जाता है. If you will speak to some sustainability think tank, tell you the biggest problem is kachra, it is not getting collected. It is already there in the culture. That in the morning when you are coming, you have to clean everything. In the evening when you are closing the shop, you cannot just throw wrappers and everything is because now it's time to close. Nobody is going to come. So somebody will come and they'll do it. So evening also there is a pattern of little bit of puja. Now going forward when it comes to street and places, there are inherent पेड़ हैं या कहीं कुछ तुलसी का पौधा है या कहीं पानी है, नदी है, पहाड़ है, पत्थर है. हम कितनी चीज़ों की पूजा करते थे और अपने इनहेरिटेंट सनातन धर्म में, वैदिक कल्चर में इन सब चीज़ों की क्या वैल्यू थी that any of them which are auspicious for us cannot be lying in the garbage. So entire environment of cleanliness is drawn away because we thought we are developing. We were not developing, we were just copying the culture of urbanization without the cultural habits of our daily routine, completely moving away from our ancient wisdom, and then we become a place where we are closing the shop and we don't care that there is a huge heap of garbage is there. There is street, you cleaned your home and you thrown everything out because nobody is bothered what is there on the street, whether it's a tulsi ka poda is there or whether people ka poda is there. This all has just wiped out from our culture. So your surrounding is nature, and nature is something which India has been worshipping for more than 12,000 of years. So, sir, are you suggesting that we need to restore our cultural values to find solutions? And do you think these cultural values should be incorporated in our governance model in India? Suggestion is too light word for this. Okay. It's a necessity of the nation right now to immediately do it. It's a long overdue. And if you will look at how it has been destroyed and where we have reached, we have lost majority of values. इस वक्त अगर आप सबसे important value देखें, जिस value की proposition का अभी आपने पूछा मुझसे कि हम behavioral change में अपने garbage को और अपने आसपास की जगहों को साफ क्यों नहीं रख पाते हैं? And that's the story of our country, 1947 till today. At the same time, Japan was 1948. Japan was also recovering from World War II. And they invested in the educational values. But now if we are not doing it, then it is a big problem. Very consistently, India was made or colonized by removing the structure and the wisdom that it has. Okay. So, दो स्तर थे पहले. अभी तो कॉलेज स्कूल बहुत सारे एजुकेशन के स्तर होते हैं. उसमें एक गुरुकुल था और एक विश्वविद्यालय था. So Nalanda was one of the Vishwavidyalaya. Then Kashmir used to be the place where all this medicine, yoga, naturopathy, all that used to grow. Okay. That was the cradle of nature and nature-related innovations. And Nalanda and Gurukul, these were since Patliputra, so it was more of the Sanya and the Samarik, the strategic position, and their research was kept there. So both of these were destroyed. One was destroyed by the Mughal when they understood that these amount of literature which is there are sufficient to find out solution, and they have so much development in terms of design, in terms of medical science, that it is difficult for us to create something of that equivalence. Okay. And if you have to rule a country where you have to rule it by the sword and they are higher in value, so it is always an inferiority creating in the ruler, in the attacker. So whoever has intruders who has attacked, they wanted to destroy it. और फिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पूरा जला दिया. That all stories. Second, and then also the Gurukul was left. So Gurukul, when Macaulay came and then they had this conversation in British Parliament. I don't know this part of history is taught in India or not, but in British Parliament in an archive you can see how it was suggested that अगर भारतीय गुरुकुल की जो व्यवस्था है उससे अगर उनकी जनरेशन को दूर नहीं करेंगे
तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रूल ऑन देम। ये 1947 के बाद कंटिन्यू क्यों हुई? हमने रीस्टोर करना इमीडिएटली क्यों शुरू नहीं किया? बिल्कुल। और आज तक अगर शुरू नहीं किया है तो अब तो आपके ऊपर और नए नए नैरेटिव्स आ रहे हैं, ईएसजी के नैरेटिव्स आ रहे हैं, एल्गोरिदम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आपके सर के ऊपर एक कमिटी आके बैठना चाहती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर ईएसजी को रिलेवेंस करके देखें तो ईएसजी कंप्लायंसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मेजॉरिटी ऑफ इंडिकेटर्स जहाँ पे आपको पता चलता है कि आप एज अ कंट्री कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स वैसे आते हैं। लेकिन क्यों आते हैं? क्या उनकी जो इंटेलिजेंस थी, उनकी जो सिविलाइजेशन थी, वो हमारी सिविलाइजेशन से बेहतर थी, या हमारी सिविलाइजेशन के पास नेचर के साथ रहने का जो संगम था, या उनकी सिविलाइजेशन के पास बेहतर था? इसके ऊपर कभी विचार नहीं किया जाता। अगर मैं एग्जैक्ट प्रिसाइज कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो आज से करीब करीब 2600 साल पहले 600 बीसी के आसपास में वैदिक काल में पर्यावरण सुरक्षा का पहला ईएसजी लॉ लिखा गया। वो अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा लिखा गया। क्यों लिखा गया? 12,500 साल की संस्कृति है, लेकिन कौटिल्य काल में अर्थशास्त्र में ही क्यों लिखा गया? उससे पहले क्यों नहीं लिखा गया? इज बिकॉज हमारे पास गुरुकुल की व्यवस्था थी, और गुरुकुल की व्यवस्था में एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पूरा का पूरा ज्ञान, पूरे के पूरे वेदों का ज्ञान बोलकर श्रुति के हिसाब से देता था। सो अगली पीढ़ी को पता होता था पेड़ क्या है, बादल क्या है, तुलसी क्या है, पीपल क्या है, हम किन को मानते हैं, हमारी मान्यता क्या है, वैल्यू स्ट्रक्चर क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, भारतीय धर्म का दर्शन क्या है। उनको ये सब कुछ पहले से पता होता था। लेकिन इस काल में जब चाणक्य के समय में बाहर से लोगों ने आना शुरू किया, तो अब सीख के इनपुट्स आने शुरू हुए, लोगों ने नए बिजनेस बनाने, मॉडल बनाने शुरू किए। देन इट वाज सेंसिबली थॉट बाय द कौटिल्य एट दैट टाइम कि अगर इस वक्त नहीं लिखा गया, इसको राइटिंग में एज ए लॉ नहीं लिखा गया, तो नाउ वी विल स्टार्ट डिटोरिएटिंग इट। सो पहली बार जो लिखा गया उसमें ये लिखा गया कि यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई समाज या कोई गांव, उसमें नए पॉपुलेशन ऐड होती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो आपको उनकी ज़रूरत जितनी वो अपनी लाइफ टाइम में वुड कंज्यूम करेंगे या नेचर से कुछ सामान कंज्यूम करेंगे, आपको खाली भूमि ढूंढ करके उसमें वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, उसको काटना चाहिए। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को आप नहीं काट सकते हो। यदि आप एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को काटोगे तो आप धर्म के और राष्ट्र के दोनों के शत्रु माने जाओगे, और ये अपराध है। इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। दंड भी डिफाइंड है उसमें कि एक जानवर को हर्ट करने के बराबर जो आपकी इक्विवेलेंट में पनिशमेंट है वो आपको अवॉर्ड की जाएगी। इस वक्त तक 7,500 साल गुजर चुके थे जब हम लोग पत्थर की, पहाड़ की, चांद की, तुलसी की, सांप की, घोड़े की, मोर की, बादल की, नदी की, हर चीज की पूजा किया करते थे। और अपने आसपास, चूंकि हमारा बिलीफ सिस्टम इन वैल्यूज में बटा हुआ था, तो कचरा कैसे रहेगा वहां पे? आप रख ही नहीं सकते। जहां आप, जिसको आप पूजते हैं वहां आप कचरा रख सकते हैं? जहां आप नमाज पढ़ते हैं, जहां आप गुरुद्वारे में जाते हैं, जहां आप मंदिर में जाते हैं, जो आपका घर है, वहां आप कभी कचरा नहीं रख सकते। सो आप जिस भी रिलीजन में देखिए, किसी भी रिलीजन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जहाँ रहते हैं उसमें आप गंदे से रहिए, साफ से रहिए। लेकिन रिलीजियस वैल्यू को खत्म करने के लिए मैकेले ने अपने टाइम में जो गुरुकुल की सभ्यता हटाई, इसका एक वैल्यू प्रोपोजिशन दो थे। एक ये कि इनको अगर बोलो कि ठीक है आपके यहाँ चंदन की लकड़ी होती है और मुझे चंदन की लकड़ी का ट्रेड करना है यूरोप में कहीं, और उसका वैल्यू प्रोपोजिशन उस चंदन की लकड़ी काटने नहीं दे रहा, क्योंकि चंदन की लकड़ी से पूजन होता है। बिल्कुल। और चंदन की लकड़ी किसी को चाहिए होगी किसी रीजन से। सो अगर दो प्रिंस मिलके ये बिजनेस मॉडल बनाते हैं तो ये सिद्धांत उस वक्त उनको रोकता था। चंदन की लकड़ी आपने लगाई है जो काटने चले हो। सो दैट वैल्यू प्रोपोजिशन वाज अपोजिंग मैकेले कि जब तक ये गुरुकुल की व्यवस्था नहीं हटाओगे, इनके ऊपर राज कैसे करोगे? दैट इज व्हाई कॉन्वेंट वाज ब्रॉट, एंड देन पीपल इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स अपोज दैट कि आप किस उस देश में घुस करके, और वहां पे कॉन्वेंट में पहला रूल रखा गया कोई हिंदी बोलेगा उसको दंड दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट लगेगा, उसको फाइन पे करना पड़ेगा। सो इन ब्रिटिश पार्लियामेंट आर्काइव इट इज आस्क्ड बाय समबडी दैट आप इंग्लैंड के अंदर में स्कूल में बोल सकते हो कि इंग्लिश बोलने पे फाइन लगेगा। वैसे आप इंडिया के अंदर जहाँ की मातृभाषा हिंदी है वहां आप कैसे बोल सकते हो? सो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। वो कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए लाया क्योंकि हमारे इतिहासकार, हमें असली और सही इतिहास न कभी पढ़ाया गया, न कभी बताया गया। और अगर ये कॉन्टेक्स्ट लॉस्ट था, ये थ्रेड लॉस्ट थे, तो 1947 के बाद इमीडिएटली वैल्यू सिस्टम को कैलिब्रेट करने के लिए
रीस्टोर क्यों नहीं किया गया? ये सवाल उस समय की लीडरशिप से नहीं है, ये उस समय की ब्यूरोक्रेसी से भी है। सो ये बहुत लंबी बहस है, ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, क्या नहीं किया, फिर उसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज एनवायरनमेंट की बात करते हैं। हम अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो आप ये कहना चाह रहे हैं दैट अ लॉट ऑफ आवर सॉल्यूशंस लाई इन आवर पास्ट। ये बातें तो बहुत दिलचस्प है सर, बट ये कितनी प्रैक्टिकल है कि हर 1 मिनट पे 30 लोग गांव से शहरों की ओर मूव हो रहे हैं। जी। बाय 2045 70% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन सिटीज। तो क्या हमारे एंशिएंट टेक्स्ट और बुक्स और कल्चर अभी की रियलिटी को केटर करते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए क्योंकि मेरी जनरेशन में मेरे जो बच्चे हैं और आगे आने वाली जो जनरेशन है, वो इस सवाल पर आकर कभी कभी बहुत बैडली कंफ्यूज हो जाती है बिल्कुल। कि एंशियंट वैल्यू में इतना इंटेलिजेंस सिस्टम इनबिल्ट था, है, या आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स जो आप कह रही हैं कि इतना बड़ा लार्जर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में हो रहा है, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, करेक्ट। इसके लिए सोल्यूशन कहाँ से लाए? सो अगर आपके पास एक ग्रोइंग सिविलाइजेशन है, तो उस ग्रोइंग सिविलाइजेशन के पास हर तरह के प्रॉब्लम जो आगे फ्यूचर में आएंगे उसके सोल्यूशन होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन उसको बिल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है। और इस बिल्ड करने की कैपेबिलिटी को आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। कुंभ अपने आप में हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है मानव का। आज जो उसकी साइज है और उसका जो गैदरिंग का स्केल है, उसके हिसाब से आज भी वो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है जिसमें लोग आते हैं। लेकिन कुंभ की अगर आप वैदिक वैल्यू देखें या यज्ञ में जो उसकी पवित्रता है वो देखें, तो ये एक स्नान का अवसर है जो एक सर्टेन सेलेस्टियल पोजीशन पे आपको एक सर्टेन लोकेशन पे जाके करनी। कुंभ भी स्पेस बदल बदल कर होता है, हर बार एक ही जगह पे कुंभ नहीं होता है। इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, कैसे कलश और कैसे सागर मंथन हुआ, अमृत कहाँ छलका, जहाँ छलका वहाँ आप जाकर के स्नान करते हैं। सो आप कोशिश करते हैं कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो अजर अमर हमेशा चलती रहे, इसलिए अमृत का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। इट इज द थॉट प्रोसेस एंड इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। जब आपके पास मोबाइल फोन नहीं थे, जब आपके पास कोई संचार का साधन नहीं था, जब आप कोई ऑल इंडिया रेडियो और किसी प्लेटफॉर्म पे जाके ये बोल नहीं सकते थे कि इस साल कुंभ प्रयागराज में होगा और इस साल जो कुंभ होगा वो सिंहस्थ का महाकुंभ होगा, वो एमपी में होगा, तो तब भी हजारों हजार लाखों लाख, और अब इस साल शायद करोड़ में, हर साल करोड़ में होते हैं लोग। इतने लोग एक साथ एक दिन कैसे जमा होते थे? जैसे भी जमा होते थे, उसका एक एजुकेशन वैल्यू सिस्टम था। बिल्कुल। उस समाज के अंदर में जितने लोग जो भी कारोबार कर रहे हैं उनको धर्म के अनुसार आचरण करना था। धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए उनको ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे उत्सवों में जो कि धर्म के हिसाब से लिखे गए हैं शास्त्रों में और वेदों में, उसमें जाना होता था। इसमें जाने के लिए उनको सेलेस्टियल कैलकुलेशन आना चाहिए था, सेलेस्टियल कैलकुलेशन प्लस जीपीएस भी आना चाहिए था उनको, क्योंकि उनको जियो लॉन्ग लाइट भी चाहिए। पता चला कुंभ वहां हो रहा है, पहुंच गए वहां, राइट। तो ये इस वैल्यू सिस्टम के लिए समाज अपने पास जो वैसे लोग थे, विद्वान लोग थे, आचार्य थे, या गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, ऋषि मुनि थे, उनको वैल्यू करते थे। ये ट्रांजैक्शन ऑफ एजुकेशन आज के समय से आप कंपेयर करेंगे तो दैट इज एन कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ एजुकेशन बन गया। समाज आज एकेडमिया से कुछ भी नहीं खरीदता है। इंडस्ट्री खरीदती है, नहीं खरीदती है, कितना खरीदती है, उस पर रोज एजुकेशन की डिबेट होती है। That industry should take and academia should be in position to give lot of innovation to back to industry. अगर ये नहीं होगा तो फिर उसके होने का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। अगर एजुकेशन का सिस्टम जो आज सर्विस का सिस्टम बन गया वो होगा तो आपको लगेगा कि आप बच्चों की फीस भर रहे हैं और आप सर्विस खरीद रहे हैं। अब वो अच्छी सर्विस खरीद रहे हैं, 5 स्टार खरीद रहे हैं, 3 स्टार खरीद रहे हैं, 4 स्टार खरीद रहे हैं। दिस इज द हाईएस्ट डिटोरिएशन ऑफ द वैल्यू विच कुड हैपन। बट गोइंग बैक टू दैट टाइम, उस वक्त उसको इवेल्युएट करने के लिए समाज को उस गुरुकुल को चलाना पड़ता था। बिल्कुल। भिक्षा के माध्यम से, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, और जो व्यक्ति ऐसी साधना में, ऐसी विद्या में लीन थे जो इस लेवल की डीप स्टडी कर सकें, इनोवेशन कर सकें, रिसर्च कर सकें, उनको फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, वो सब कुछ वही कर रहे थे।
इस पूरे इकोसिस्टम में आप आज को रीफ्रेज करके देखो, आज के समय को रीफ्रेज करके देखो। आज का समय सिर्फ ये कहता है कि आप एक सर्विस, एक प्रोडक्ट या कुछ ऐसा खरीद रहे हो जिसके लिए आप कस्टमर हो, एंटाइटल्ड ग्राहक हो, तो डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट नहीं होगा, वो डेडिकेशन नहीं होगा और उस लेवल का लर्निंग नहीं होगा। किसी व्यक्ति ने कहा, आई डोंट रिमेंबर द नेम, दैट इट्स द चाइल्ड who motivates teacher to teach. It's not the teacher who is motivated to teach. करेक्ट। आप कहीं ना कहीं से आपकी जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होती है वो इतनी कन्विंसिंग होनी चाहिए कि आप टीचर को टेम्प्ट कर सको कि वो आपको पढ़ाए, उसके पास जो बेस्ट है वो निकल कर आपके अंदर आए। और इसी परंपरा पर, गुरुकुल की जो दूसरी परंपरा मैंने आपको बताई, उसका एक कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि श्रुति का कितना इंपॉर्टेंस। मेरी जनरेशन के पास इस सवाल का जवाब है या नहीं है। जो अर्बनाइजेशन का सवाल आपने पूछा है, इस अर्बनाइजेशन के सवाल का जवाब इस जनरेशन तक आते आते हमारे पास वी हैव लॉस्ट द ट्रैक ऑफ वेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड। एंड दिस कॉन्टेक्स्ट, बोथ ऑफ देम दे आर ब्रॉट टुगेदर। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का। अफगानिस्तान के पास से शुरू होती है एक सड़क और कैलकाटा तक आती है, विच इज दिल्ली आने से पहले वो जीटी रोड 1, NH1 कही जाती है, ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से हमारे हिस्ट्री के बुक्स में है। और दिल्ली के बाद से वो जीटी रोड 2, दैट इज ग्रैंड ट्रक NH2 के नाम से, ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से होती हुई कैलकाटा पहुंचती है। ये बहुत एंशियंट रोड मानी जाती है। इतिहासकारों ने इसको मुगलों का बनाया हुआ दिखा दिया, जबकि ये मेगास्थनीज के समय से थी और काफ़ी पहले भी इसके ऊपर इसकी चर्चाएं, मुगलों के आने के 500 साल पहले तक से इसकी चर्चाएं हैं। सो डेफिनेटली वो रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ाई गई। ये सड़क पाकिस्तान से भारत की तरफ इसी एंगल में, इस स्लैंट में बनाई गई। ये चाइना की तरफ या उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ क्यों नहीं बनाई गई? क्या उस वक्त की अर्बनाइजेशन नहीं थी? उस वक्त पहाड़ों में लोग नहीं रहते थे? कश्मीर में लोग नहीं, कश्मीर की तरफ क्यों नहीं बनाई गई? सो द प्रॉब्लम एंड द solution are both lies in the intelligence. Okay. सड़क बनाना, बड़े बड़े मंदिर बनाना, आपने देखे कई सारे बड़े बड़े ऐसे मंदिर बने हैं, साउथ में बने हैं, वेस्ट में बने हैं, पत्थरों को काट कर बने हैं, पहाड़ों को काट कर बने, जिनको देख के लगता है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इतना बड़ा स्ट्रक्चर शिवा का खड़ा करना या टेम्पल का खड़ा करना। जब इतनी इंटेलिजेंस थी तो सड़क क्यों नहीं बना सकते थे पहाड़ों में? बिल्कुल बना सकते थे। बट दे हैड दिस एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस विच वी आर लूजिंग नाउ, कि आपको किस तरफ टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करना है। और हमारे पास जब वो इंटेलिजेंस आ जाती है लेकिन बिना उस सिद्धांत के आती है, तो हम पहाड़ों में रोड बनाना शुरू करते हैं, चौड़ी सड़कें बनाना शुरू करते हैं। इसको आप कनेक्ट करके देखें तो उस वक्त भी माइग्रेशन था, और उस वक्त जो माइग्रेशन होता था वो माइग्रेशन भी शहरों की तरफ होता था, और इस वक्त भी माइग्रेशन शहरों की तरफ हो रहा है। उसकी जो स्केल थी माइग्रेशन की, जिसकी वजह से ये पतली सड़क बना करके भी पूरे जो पहाड़ हैं उन सब जगहों पे आपको मंदिर मिलेंगे, एंशिएंट सिविलाइजेशन मिलेंगी, आपको बहुत एंशिएंट मंदिर भी मिलेंगे। अगर आप केदारनाथ जाते हैं या जो ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर उत्तराखंड में पड़ते हो जाते हैं, वो कई हजारों साल पुराने हैं। मतलब वहाँ एग्जिस्टेंस लोगों का था, लेकिन सड़कें पतली थी। इसका मतलब कई सारे लोग शहरों की तरफ काम करने उस वक्त भी आते थे। सो जो जेनरेशन थी वो माइग्रेशन को समझती थी, वो ह्यूमन सेटलमेंट को समझती थी, और उसके हिसाब से नेचर को कितना डिस्टर्ब करना है ये इंटेलिजेंस डेवलप कर चुकी थी। अब चैलेंजेस आते हैं, जैसे कोविड का एक चैलेंज आया, या ह्यूमन साइंस का आता है, कभी मेडिकल साइंस का आता है, मेडिसिन का आता है, कभी बाहर से कोई आक्रमण होने वाला इसका आता है। सो एक राष्ट्र के अंदर ऐसे कई समस्याएं साल भर के अंदर खड़ी हो जाती हैं, जिसका समाधान प्रत्येक राज्य के पास, प्रत्येक राजा के पास हो ये जरूरी नहीं है। तो जब कुंभ होता था तो कुंभ के समय में, कुंभ तो सिर्फ स्नान की प्रक्रिया थी। स्नान की प्रक्रिया से पहले जो होस्ट किंग होता था, जिसने उस वर्ष का, उस पोजीशन का, उस लोकेशन का कुंभ होस्ट करना होता था, वो एक वैचारिक महाकुंभ का आयोजन करता था। उस वैचारिक महाकुंभ के आयोजन में जितने ऋषि मुनि, रिसर्चर, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो सब आते थे। एंड देन ये स्टेट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि वो एक पूरा एजेंडा उस कॉन्फ्रेंस का, और वो सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ सामने रखी जाए,
उसके ऊपर चर्चा हो, मंत्रणा हो, उसके सोल्यूशन निकले, जिन्होंने जो सोल्यूशन निकाल लिए हैं वो दूसरे को दें, और वो बेस्ट प्रैक्टिस का पूरा एक्सचेंज था. So Kumbh was not only the thought, the way it is written, कि हम जो लिखा हुआ है उसको उसी शब्दों में ढूंढते हैं. तो आज मेरा बेटा, मेरी आगे आने वाली जनरेशन इसका आंसर नहीं दे पाती है कि कुंभ में इतने सारे लोग जाकर के वो अमृत ढूंढ रहे हैं, जो अमृत इतने साल पहले गिरा था. दिस इज फेयर. नो, वो अमृत नहीं, वो उस नॉलेज को ढूंढ रहे हैं जिस नॉलेज के पैटर्न में हमारी सिविलाइजेशन 12,000 साल तक परफॉर्म कर रही थी, सिंक में परफॉर्म कर रही थी. जैसे ही हमारे ऊपर वेस्ट का और बाकी की कंट्रीज का इम्पैक्ट शुरू होता है, कॉलोनाइजेशन शुरू होती है, वैसे वैसे हम वैल्यूज को खोना शुरू करते हैं. और जितनी वैल्यूज हमने खोई हैं उनको हमने रीस्टोर 1947 के बाद नहीं शुरू किया, ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक इशू और द पॉलिटिकल इश्यूज. वो आज उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं. आज आपको कोई ईएसडी पढ़ा रहा है, कोई एसडीजी पढ़ा रहा है. ये पढ़ाने वाले वही लोग हैं जो कुछ साल पहले आपके पास आए थे, आपके खेतों को देखकर बताए थे, अरे आपके यहाँ तो फसल बहुत अच्छी पैदावार नहीं होती है, आप इसमें फर्टिलाइजर क्यों नहीं डालते हो? तो आपने फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दिया. ये वही लोग हैं जो आपको आके बता रहे थे कि आप मिलेट्स क्यों खाते हो, आप ये पॉलिश किया हुआ राइस क्यों नहीं खाते, आप चीनी क्यों नहीं खाते, केमिकल रिफाइंड शुगर क्यों नहीं खाते, शक्कर और गुड़ क्यों खाते हो. ये वही लोग हैं जो आज बता रहे हैं कि इंडियन फूड हैबिट इज द बेस्ट हैबिट. मिलेट्स, आयुर्वेदा, योगा, दीज आर द बेस्ट लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस. सो नाउ दे आर रियलाइजिंग इट कि हमने एक तो डिस्ट्रॉय किया है, बट क्या वो आएंगे रिस्टोर करने के लिए? ये रिस्टोरेशन की जिम्मेवारी मेरी, आपकी, हमारे देश की, हमारे लोगों की.